औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो आप तमाम को ईद सईद की मेरी तरफ से खुलूस मुबारकबाद। आज इससे पहले लॉकडाउन से पहले जब हमारे लेक्चर्स बाकायदा मुकर्ररा औकात में जो चल रहे थे, उसमें मौलिजात के अमराज़ हज़म के अंदर हमारे जो मुख्तलिफ़ टॉपिक हमने कवर किए थे, उसमें बुनियादी तौर पर अमराज़ मरी के मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, डिसीज़ ऑफ इसोफेगस, जिसमें मखसूस इल्तिहाब मरी इसोफेजाइटिस, इस्तरख़ाए मरी अस्थेसिया कार्डिया, तक़य्युर मरी उमेदी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ेस, उसरुल बला, डिस्फेजिया, फिर उसके बाद बीच तेज़ाबियत वगैरह वगैरह बहुत सारे अमराज का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लासरूम में किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमराज हज़म की ही एक बीमारी है, जो आज के ज़माने में इस मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। माना कि इसका जो परसेंटेज है यूरोपियन कंट्री में 10 to 15% है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी जहाँ पर बहुत सारी मसरूफियात और इंसान को बहुत सारी फ़िक्रें दामनगीर हो चुकी है, तो जितनी ज़्यादा फ़िक्रें इंसान को दामनगीर हो चुकी होती है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियाँ का परसेंटेज भी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वक़्फ़ पज़ीर होने की उसकी शरह भी बढ़ती है। उसी में से ही एक आज की बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको यूनानी इस्तिलाह में कहा जाता है इल्लते नेवी तहरीक। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी बीमारी जो इंसान को काफ़ी अरसे तक एकदम कश्मकश में डाले रहती है। इरिटेशन का मतलब ये रहता है जो कि लंबे वक्त तक हो और क्रोनिक भी हो। तो ये बीमारी भी इनबॉर्न क्रोनिक मुज़मिन ही है। ऐसा माजी इससे पहले भी आपने देखा होगा, बहुत सारी बीमारियां रहती है जो इनबॉर्न क्रोनिक रहती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इनबॉर्न क्रोनिक है, डायबिटीज मेलाइटस इनबॉर्न क्रोनिक है, हाइपरटेंशन इनबॉर्न क्रोनिक है। तो उसी में से ही एक बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका अतिब्बा ने नाम रखा है इल्लते नेवी तहरीक। अतिब्बा का ये अफसाना रहा है कि उन्होंने बीमारियों की जो इस्तिलाह तख्लीक की है, उसमें ही उन्होंने बीमारी के फंडामेंटल डिफेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर दिया गया, ताकि जैसे ही इसके अपने फंडामेंटल डिफेक्ट अगर जहन में आ जाता है तो इंसान को इलाज और मुआलजे में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे कि इल्लत मेवी तहरीकी, इल्लत के मानी होते हैं नुक्स, और मेवी तहरीका बोले तो पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। गोया के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहता है, पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस जनरली एक ऐसा वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है इसोफेगस में, फिर स्टमक में, और फिर इस बाद में इंटेस्टाइन में। इन मरी, मेदी और मेवी तहरीकात से अगर हम अपने मरी की तहरीकात का मुताबिक जो कि स्टार्ट में अपने इसोफेगस में होता है, तो जैसी बोलस ऑफ फूड को हम स्वेलो करते हैं, वैसी ही ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए से जो कि वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से बोलस ऑफ फूड जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेशन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वहाँ पर जाता है, और उसकी जो हरकत रहती है वो हरकत तभी रहती है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से उसके बहुत सारे निज़ाम के बहुत सारे प्रोसेस से गुजरकर ग़िज़ा जुज़े बदन होती है। तो पेरिस्टालसिस में जो मेवी तहरीकात है, अगर उसमें किसी तरह का कोई तगय्युर पैदा हो जाता है तो उसे इल्लते मेवी तहरीकी कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें अहमियत की आनी है। एक है, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को आज के ज़माने में,
IBS और इससे रिलेटेड एक डिसीज है IBD। IBS उसकी वजह है तस्मिया कि भाई मेरी तहरीका के अंदर जब तगय्युर लाहक हो जाए, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए, या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसके अंदर ऐसा नुक्स वाक़ हो जाए जिसमें वो अपनी तबई जो तहरीक है उसको बरकरार ना रखे, तो उस कंडीशन में उस बीमारी को इल्लत नेवी तहरीकी कहा जाता है। तो IBS ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसा कि यहाँ पर अपने बयान किया गया सिंड्रोम। सिंड्रोम कहा जाता है अलामत के उस मजमूए को जिसको किसी बीमारी की तरफ मंसूब ना किया जा सके। तो ये बज़ाहिर ये जो बीमारी है बहुत सारे सिम्टम लिए हुए हैं, लेकिन अगर हम तकाबुली मुतालिया करें, कंपेरेटिव स्टडी करें कि भी IBS किसे कहा जाता है, IBD किसे कहा जाता है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD इरिटेबल बाउल डिसीजेस। तो IBS ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है जिसमें लीजन और अल्सर दोनों एब्सेंट रहते हैं। गोया के यहां पर मॉर्फोलॉजिकल साख्ती तब्दीली आंतों के अंदर किसी तरह की कोई नहीं पाई जाती, साख्ती तब्दीली एब्सेंट रहती है। किसी तरह के उज़्व के अंदर ना ही कोई इन्फ्लेमेशन रहता है, ना ही कोई तजर्रुल लीजन रहता है, ना ही कोई अल्सरेशन रहता है। बस उसके अंदर तो अपने भी इंटेस्टाइन के अंदर, और खुसूसन वो भी लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली ये जो डिसीज है ये है लार्ज इंटेस्टाइन की, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी खुसूसन कोलन। जैसा कि आप जानते हैं टोटल जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मिनिमम 1.5 मीटर सकती है। उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का, चाहे वो असेंडिंग कोलन बोलिए, चाहे वो ट्रांसवर्स कोलन बोलिए, चाहे वो डिसेंडिंग कोलन बोलिए, चाहे वो सिग्मॉइड कोलन बोलिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर होता है। और ये बेसिकली ये क्रोनिक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें टारगेट ऑर्गन रहता है कोलन। तो यहाँ पर IBD पूरे इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है। इसमें सिर्फ मकसूद ये नहीं रहता है कि इसमें कोलन इन्वॉल्व हो, और ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है IBD। इसके अंदर लीजन भी मिल सकता है, अल्सरेशन भी मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन भी मिल सकता है। जैसे इसके ज़िम्रे में बहुत सारी बीमारी आती है, आपने नाम सुना होगा क्रॉन्स डिसीज, इंटेस्टाइनल इलियोसिकल कार्सिनोमा या कोलन कार्सिनोमा, और बहुत सारी सिलिक डिसीजेस है, बहुत सारे अमीबिक डिसेंट्री है। ये तमाम के तमाम इरिटेबल बाउल डिसीजेस में इसका शुमार होता है, जिसमें अल्सरेशन या इन्फ्लेमेशन या लीजन फाइंड आउट मिल सकता है या उसमें पाया जाता है। इरिटेबल बाउल IBS में किसी भी तरह की कोई साख्ती तब्दीली मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आती, वो एब्सेंट रहती है। बस इसमें फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर एबनॉर्मलिटी पाई जाती है या मेबी तहरीकात के अंदर तगय्युर पाया जाता है। तो बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम निज़ाम हज़्म की वो मुज़मिन बीमारी है जिसमें साख्ती तब्दीली मुकम्मल तौर पर गैर मौजूद होती है। बस फेली नुक्स में भी तहरीकात के अंदर तगय्युर पैदा होकर ये बीमारी डेवलप होती है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। जैसा कि फॉर्मेट में अगर आप देखते होंगे कि भाई बीमारी की वजह तस्मिया क्या है, हमेशा हर बीमारियों मुख्तलिफ बीमारियों में रहता है कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि अतिब्बा ने जो यूनानी इस्तिलाह तख्लीक की है उसमें फेली नुक्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा वाज़ेह किया है। जैसा कि इससे पहले अगर आप देखते होंगे कि एक बीमारी थी तलय्युफुल कबीर। अब इसकी वजह तस्मिया भी जो नॉर्मल सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं इसको जदीद इस्तिलाह में, जो नॉर्मल लोबुलर आर्किटेक्चर रहता है हेपेटिक पैरेन्काइमा का, वो फाइब्रस टिश्यू के अंदर तब्दील हो जाता है और पूरे वहाँ पर माइक्रो मैक्रो नोडुलर सिरोसिस डेवलप हो जाती है। गोया के उसका बुनियादी जुज़
जो रहता है फाइब्रस टिश्यू होता है, और उससे ही बना है कलयुफुल, कभी लाइफ के मानी होते हैं फाइब्रस टिश्यू। तो ये उसकी वजह दसना है। ठीक इसी तरह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसका स्पेसिफिक पार्ट होता है कोलन, उसके अंदर मेवी तहरीकात में तगय्युर का पैदा हो जाना, जिसमें उज़वी तब्दीली या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती है, लेकिन उसमें फेली नुक्स मेवी तहरीकात के अंदर पैदा होता है। इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस की अपने के अंदर बहुत ज़्यादा कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो तगय्युरात है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है इल्लते मेवी तहरीक। बेसिकली अगर इसकी तारीफ देखा जाए, डेफिनेशन, a chronic disorder of digestive system, specific large intestine and more specific disorder of the colon, characterized by chronic intermittent abdominal pain which changes in the bowel habits, is called इल्लते तहरीके मेवी या इल्लते मेवी तहरीक। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अमा की साख्त के अंदर कोई खराबी लाहक नहीं होती है, लेकिन अमा की हरकत के अंदर तगय्युर पाया जाता है। ये इस बीमारी का लुब्बे लुबाब है। अब यहाँ पर अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ नजर डाली जाए तो फिजियोलॉजिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितने भी उसका इंटेस्टाइनल अपने फीकल मटेरियल रहता है, वो एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की वजह से होती है, और ये ऑटोनॉमस होता है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर रहता है वो पुश फॉरवर्ड होकर बाकायदा रेक्टम और एनल कैनल के जरिए से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये उसकी फिजियोलॉजिकली कोलन के अंदर मेवी तहरीकात, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी तबई तौर पर जारी रहती है, जिसकी वजह से फीकल मैटर बतदरीज ग्रेजुअली आगे बढ़कर बाकायदा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन के जरिए से, एनल कैनल के जरिए से एक्सपेल आउट होते रहता है। आईबीएस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिंदन की आमिल है। नंबर एक, ये जो बीमारी है इसका सबब आज तक हुनूस तुशना तहकीक है, यानी हम इसको बोलेंगे ये कॉज इसका जो है इडियोपैथिक है, मालूम नहीं है, और प्लस इसकी पैथोजेनेसिस भी अननोन है। लेकिन बहुत सारे क्या उसको बोलेंगे, ऐसी जिसको हम बोलते हैं थेरीज अपने हैं ऐसी, जिसमें कुछ अपने पूरे पुराने ऑथर्स ने बुक्स में ऐसा लिखा है कि भाई मेबी इसकी माना कि इसके कॉजेज अननोन है, इडियोपैथिक है, इसकी पैथोजेनेसिस अननोन है, फिर भी ऐसा समझा जाता है कि जो इसकी जो पैथोजेनेसिस है कि मेरी तहरीकात के अंदर या तो तगय्युरात बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, या फिर कोलन के अंदर जो इंटेस्टाइन अपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टाल्सिस जो रहेगी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से मेवी तहरीकात के अंदर ये क्यों हो रहा है, ये इडियोपैथिक रहता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा, टू मच इंक्रीज और टू मच डिक्रीज, ये जो इसके अंदर तब्दीली आ रही है, इसका कॉज इडियोपैथिक है और इसकी पैथोजेनेसिस भी इडियोपैथिक है। तो यहाँ पर आईबीएस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तहरीकात या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर डायरिया होगा, और जैसी मेवी तहरीकात किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्रीज या स्लो हो जाती है तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा। तो बेसिकली ये जो बीमारी है, जो इसकी सिम्टम है, उसमें डोमिनेंसी कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया रहता है, जो मेवी तहरीकात की कमी और ज़्यादती की वजह से होते रहती है। ज़्यादातर इसमें यंग एडल्ट्स जिनकी उम्र 20 से 30 साल है या 30 से 40 साल है, वो सफर रहते हैं, और आज के ज़माने में इसको नर्वस डायरिया भी कहा जाता है। नर्वस डायरिया कहने की वजह यह है कि बहुत
सारे ऐसे नफ्सियाती अपने अवामिल ऐसे रहते हैं जैसा कि इस्तिराब नफ्सानी, जिसको हम एंजाइटी बोला जाता है, कभी डिप्रेशन, या कभी जो ऐसे पेप्टिक डिसऑर्डर के अंदर जो कॉल मनकुल है, हरी करी वरी, उसकी वजह से भी, या फूड सेंसिटिविटी की वजह से भी, या इंसान का जो जहन है वो मुकम्मल तौर पर एकदम परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा उसको मेंटल टेंशन वारिद होता है। तो ऐसे लोगों में वो इंटेस्टाइनल अपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप होने की वजह से भी, जिसमें मखसूस है इस्तिराब नफ्सानी या फिर अपने एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की वजह से उनकी अलामात के अंदर शिद्दत लाहक होती है, इसलिए इसको नर्वस डायरिया भी कहा जाता है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि इसके जो कॉजेज है कंप्लीटली इडियोपैथिक है, नामालूम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें ऐसा पता चलता है कि नफ्सियाती अवामिल जैसे इस्तिराब नफ्सानी, इज़्मेलाल वगैरह की वजह से ये सबसे ज़्यादा इसके अलामात बहुत ज़्यादा शिद्दत से वारिद होते हैं। चूँकि इसमें साख्ती खराबी पैदा नहीं होती, अमा की हरकत में जो मेरी तहरीकात है उसके अंदर फेली नुक्स पाया जाता है। मर्ज मुज़मिन होने की वजह से तहरीकात बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए मरीज़ के अंदर लूज मोशन की जो सिम्टम्स है वो बहुत डोमिनेंट रहती है। मुज़मिन होने की वजह से मरीज़ कंटिन्यूस फ़ौरन अपने डेफिकेशन की उसकी कैफियत डेवलप हो जाती है, लूज मोशन की कैफियत डेवलप हो जाती है और अरसे तक चलते रहती है। तो मरीज़ ऐसा फोबिक हो जाता है कि हमें कोई बड़ा आर्जा तो लाभ नहीं हुआ, जैसे कैंसर वगैरह या कोई ऑटो इम्यून इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वगैरह वगैरह, और उसकी ये चीज़ और इस सिम्टम्स को या अलामात को और बढ़ा देती है। माना कि कॉजेस इडियोपैथिक है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस में बहुत सारी कुछ बीमारियां अतीबा या बहुत सारे अपने डॉक्टर्स का कहना है कि भाई कोई बीमारी जैसी भी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, सोमेटाइजेशन वो जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, जिसको हम बोलेंगे इस्तिराब नफ्सानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन वगैरह वगैरह। और उसकी वजह से जो एब्डोमिनल जो सिम्टम्स डेवलप होती है, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया, फ्लैचुलेंस, एरोफेजी, बर्पी वगैरह वगैरह, तो उसमें ये सोमेटाइजेशन में ऐसे दोनों न्यूरो गैस्ट्रो सिम्टम्स की मिली जुली कैफियत डेवलप होती है, उसे सोमेटाइजेशन कहा जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज भी इसके अंदर हाइपोथेसिस में शामिल है कि अगर किसी मरीज को अगर कंटिन्यूस ये बीमारी शुरू है तो उसमें भी चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। तो ये बेसिक हाइपोथेसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसका रूट कॉज है। रूट कॉज अभी तक इडियोपैथी की है, इस बीमारी का असल सबब नामालूम है। बस अमा में उसकी साख्ते के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या तो कभी ज़्यादा होगी या कभी कम होगी, ये इस बीमारी का खासा होती है। वो बीमार अपने तहरीकात क्यों कम ज़्यादा हो रही है इसका भी पता नहीं, किस सबब से हो रही है उसका पता नहीं, तो इसलिए कॉजेस के अंदर कुछ ये हाइपोथेसिस का इसका शुमार होता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है यूनानी कंसेप्ट, यूनानी नजर से। बहुत सारे अतिबा का कहना है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये खिलते सफरा और खिलते बलगम के इम्तिजाज की वजह से होता है। ना तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर बलगमी है, ना ही ये मुकम्मल तौर पर सफरावी है, बल्कि इम्तिजाज बलगम और सफरा की वजह से जो बहरानी कैफियत लाभ हो जाती है, और बहरानी कैफियत में अगर बलगमी खिलत अगर उसका गलबा रहा तो मैदे में फिसलन होकर फिर कंटिन्यूस डायरिया की कंडीशन डेवलप होगी, लूज मोशन की कंडीशन डेवलप होगी, और अगर सफरावी खिल का गलबा रहा तो अमा के अंदर खुश्की पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन या कब्जे की सूरत हाल होगी। लेकिन इसके अंदर इम्तिजाज होने की वजह से बलगम और सफरा का, इसके अंदर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चलते रहती है, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया। चूँकि
ये बीमारी 30 से 40 साल के मर्दों में लाभ होती है, मेल प्रीपॉन्डरेंस डिसीज है। और मर्द ज़्यादातर सफरावी मिजाज के होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन और सबसे ज़्यादा इसमें कंडीशन में अलामत कपती मिलती है, और उसके बाद कुछ लोगों में डायरिया की कंडीशन मिलती है। तो यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से बेसिकली ये बीमारी खिलते बलगम और खिलते सफरा में गैर तबई अपने एब्नॉर्मलिटी लाभ होने की वजह से इसका गलबा होता है। अगर पूरे तौर पर बलगम ही होंगी तो वो ज़ल्कुलमा कहलाएगा, लेकिन इसमें इम्तिजाज होने की वजह से जो बहरानी कैफियत लाभ हो रही है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया की जो सिम्टम है वो डोमिनेंट रहती है। इस वजह से इसे इल्लत मेवी तहरीकी कहा जाता है, और ये उसका एक समराइज यूनानी कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्लिनिकल फीचर अलामा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो डोमिनेंट सिम्टम रहती है वो उसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल कोलिक, या उसे यूनानी इस्तिलाह में कहा जाता है कोलंजी दर्द। ये इसकी डोमिनेंट सिम्टम रहती है। जो पेन रहता है वो अराउंड अम्लाइकस नाव के इर्द गिर्द होता है, और बहुत ज़्यादा स्टार्ट में अगर दर्द होगा तो बहुत खफीफ दर्द होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये दर्द के अंदर इजाफा होते जाता है। अराउंड अम्लाइकस होने की वजह से सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, और डेफिकेशन होने के बाद मरीज को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिलता है, लेकिन इसके अंदर टेनिज्मस की कंडीशन भी होती है। पेशेंट इनकम्प्लीट इवाकुएशन की अपनी कंप्लेन करता है, और जो कभी कभी जो दर्द होता है एब्डोमिनल पेन वो पेट ज़ीरे हिस्से में भी होता है, शदीद किस्म का कुलंजी दर्द होता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये पेन का ताल्लुक ज़्यादातर मील और साइकेट्रिक सिम्टम से रिलेटेड होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के बाद, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, या किसी तरह के अपने जहनी बहरान का जब मरीज शिकार है, बहुत ज़्यादा इंफ्रेटिक कॉम्प्लेक्स में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर है, तो भी ये अपने ये जो साइकोलॉजिकल अपने सिम्टम है, ये सिम्टम अपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम को, जिसमें डोमिनेंट है एब्डोमिनल पेन, उसको और ज़्यादा बढ़ाती है। और जो स्टूल रहेगा वो ज़्यादातर वाटरी या सेमी सॉलिड या पैलेट शेप, ये जनरली रहता है। मरीज को जब इस अपनी कंटिन्यूअस अपने एक तरह से घबराहट होती है, एब्डोमिनल पेन जब शुरू होता है, कभी कभी डायफोरेसिस की कंप्लेन करता है मरीज, कोल्ड स्वेटिंग की। अब साथ ही साथ जब मरीज के अंदर एब्डोमिनल पेन उन्हें अपने कंटिन्यूअस शुरू रहता है, ये ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग या सुबह खाना खाने के बाद होता है, और जैसी इसहाल जो इसका बेसिक डोमिनेंट सिम्टम रहती है, वो इसहाल हो जाने के बाद कंप्लीट अपने डेफिकेशन होने के बाद मरीज को दर्द में खासी तकलीफ होती है। साथ ही साथ निज़ाम हज़म की बहुत सारी मुख्तलिफ अलामात भी मिलती है, जिसमें कसरत बोल है, पॉलीयूरिया है, अर्ली एंड इजी फटीगोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इंसोम्निया डेवलप होता है, इस्तिराब और बेचैनी नज़र आती है, और इसके साथ साथ नफ़खे शिकम पाया जाता है, फ्लैचुलेंस, कभी कभार मरीज में नमनेस की कंडीशन पैदा हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, और मरीज एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल नेचर का हो जाता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है, पेट फुला हुआ नज़र आता है, फटीगनेस पैदा हो जाती है, इसी तरह से बैक एक अर्थल्जिया वगैरह पैदा हो जाता है।
और साथ ही साथ लेकिन ये जितनी भी अलामात है ये खफीफ अलामात रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है अलामात में जिसको हम IBD पर दलालत करते हैं। अगर ये अलामात पैदा होती है तो ये इरिटेबल बाउल डिसीजेस को इंडिकेट करती है। उसमें ख़ास तौर से वोमिटिंग है, मेलिना है, फेब्राइलनेस है और डायरिया और इंसोम्निया की वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूअस मरीज़ के अंदर रही तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को इंडिकेट करेंगी। ये तमाम जितने भी सिम्टम्स अगर गैर मौजूद रही तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। तो वो अलामात जो कि जिसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी पाई नहीं जाती, उसमें फेब्राइलनेस, नो मेलिना, नो वोमिटिंग, स्लीप डज नॉट इफेक्ट ड्यू टू डायरिया। तो ये जितनी भी अलामत है ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट नहीं करती है। अब दूसरे सेगमेंट है हमारा, ये तमाम हुआ अलामतों का बयान। दूसरा सेगमेंट है हमारा तशखीस फारे का। दो बीमारियां जनरली इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर कभी कभी म्यूकल डिस्चार्ज भी होता है, जिसके अंदर भी होता है। एक अमीबिक डिसेंट्री और दूसरा कोलोरेक्टल कैंसर। अमीबिक डिसेंट्री तो देखा जाए आपको पता होगा कि इसके अंदर फ्लैग शेप अल्सर पाया जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी रहती है, सांस के अंदर खराबी रहती है, बहुत बड़ा अल्सर पाया जाता है इसके अंदर। और ये एक तरह से प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो इंटीमोबा स्टेलाटिका की वजह से होता है और इसमें मोर म्यूकस लेस ब्लड का डिस्चार्ज होता है, मेलिना भी पाया जाता है। दूसरी जो डिसीज है कोलोरेक्टल कैंसर, अगर एमआरआई के जरिए से देखा जाए तो इंटेस्टाइन के अंदर साख्ती तब्दीली पाई जाती है, डिस्प्लेजिया मिलेगा, एनाप्लेजिया मिलेगा, आउटग्रोथ मिलेंगी और दूसरी बीमारी रहती है जो कि ये बीमारी से सिम्टम माना के सेम रहती है, लेकिन अगर एमआरआई के जरिए से इनका मुतालिया किया जाए या कोलोनोस्कोपी के जरिए से इसका मुतालिया किया जाए या इसको इंडिकेट किया जाए तो इसमें बहुत सारी सांस्ती खराबी नज़र आती है जो कि IBS में नज़र नहीं आती। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। ऐसे तफ्तीशात या तफ्तीश मतलूबा जो कि बीमारी की कंफर्मेटरी डायग्नोसिस को बयान करते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट का नंबर आता है। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर ऐसा देखा गया है, मुख्तलिफ प्रैक्टिकली ये थ्योरेटिकली ऐसा प्रूव नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने भी बहुत सारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को देखा हूँ, ट्रीट भी किया हूँ, उसमें ज़्यादातर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ नज़र आता है, यानी लिम्फोसाइटोसिस रहता है और मास सेल भी इसमें कभी कभी इंक्रीज होते हैं। दूसरा सेगमेंट है एंडोस्कोपी तंजीर दाखिली। अगर इस मरीज के अंदर कोलोनोस्कोपी कर दिया जाए, कोलोनोस्कोपी किया जाए तो किसी तरह की कोई गैर तबई कंडीशन पैदा नहीं होती। साख्ती एतबार से जो कोलन है वो मुकम्मल तौर पर उसमें कोई गैर तबई कैफियत पैदा नहीं होती। साख्ती एतबार से वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन रहती है और उसकी आउटलाइन भी वेल मेंटेन रहती है। तो ऐसी कंडीशन जनरली तंजीर दाखिली में डेवलप होती है। कोलोनोस्कोपी में कोई किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी देखी नहीं जाती। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। USG के अंदर इंटेस्टाइन और उसके सराउंडिंग के जितने भी ऑर्गन रहते हैं वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा नॉर्मल नज़र आते हैं, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। स्टूल एग्जामिनेशन में भी किसी तरह का कोई माइक्रोस्कोपिकल हिमरेज, पस सेल वगैरह किसी तरह कोई नज़र नहीं आते, मेलिना नज़र नहीं आता। इस तरह से ये चार, तो इन्वेस्टिगेशन में चार चीज़ें रहती है। स्टूल एग्जामिनेशन, बराज का अपने मुआयना, CBC दमवी तज्जिया, इंडोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी और USG अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड। ये चार चीज़ें रहती हैं और चारों चीज़ें में किसी तरह की कोई साख्ती तब्दीली गैर मौजूद होती है, किसी तरह की कोई साख्ती तब्दीली नज़र नहीं आती। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कंप्लीट एब्सेंट रहती है। अगर साफ तरह मुतालिया किया जाए या बदमी तजिया किया जाए तो उसमें लिम्फोसाइटोसिस जनरली नज़र आता है और मास सेल इंक्रीज नज़र आते हैं। बाकी तमाम चीज़ें स्टूल एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई अपवर्ड ब्लड नज़र नहीं आता है,
माइक्रोस्कोपिकली ब्रेन नज़र नहीं आता है, ना ही कोई पस सेल नज़र आएंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी नॉर्मली रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा IBS का उसूल इलाज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें जनरली दाफे इसहाल, दाफे कब्ज, इस्लाए हज़म और मुफर्रियात का जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी मुकव्वे तदबीर भी दी जाती है। उसके बाद इलाज के अंदर अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे मरीज की जो अलामत डोमिनेंट है वो हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले मरीज को तो ये बावर कराने की कोशिश की जाए कि भाई आपको कोई उज़वी बीमारी नहीं है, ये बीमारी आपकी जहनी कशमकश का नतीजा है, इसलिए उसको जहनी तदाबीर पर अमल पैरा होने की तरफ राग़िब किया जाए। तो सबसे पहले ये एहतियाती तदाबीर सबसे पहले की जाती है। कुछ मेडिटेशन किया जाए, मरीज़ को अपने एहतियाती तदाबीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुरान पढ़ने का, कुछ अपने पाकीज़ा चीज़ें पढ़ने का मुताला किया जाए, जहन को एक तरफ मसरूफ़ रखा जाए जिससे उसमें जहनी कशमकश उसके अंदर पैदा ना हो, और वही कंटिन्यूस लूज मोशन की वजह से दूसरी बीमारी के लिए फोबिक ना हो। तो ऐसी कंडीशन में जनरली मेडिटेशन है, कुछ योगा है, कुछ अपने फिजिकल एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग है 30 to 45 मिनट्स तक, कुछ अपने फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर जॉगिंग है, वॉकिंग है, वगैरह ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर में शामिल होती है। उसके बाद डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए, वाक़यात का इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, और ऐसी फाइबर डाइट का इस्तेमाल किया जाए जिसमें इस्लाह हज़म बहुत अच्छे तरीके से वाक़ई होता है, हज़म की इस्लाह होती है, मेटाबॉलिज्म एकदम परफेक्ट रहता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साले अखलाक की पैदावार होती है। और इस तरह से ये जो बीमारी है इसके अंदर जो उसकी डोमिनेंट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेट डायरिया, इससे डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ रहती है। अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर कब्ज़ की सूरत हो तो सबसे पहले सब्बू से असब्बुल दिया जाता है, हिमरा शहद खालिश। उसके बाद कभी कभार गुलकंद को 7 ग्राम हमरा आबे नीम गरम बवक्त ख्वाब दे। अगर इसहाल की सूरत वाक़ई होती है तो कुर्से मालती बसंत 2 अदद, हिमरा जवारिश आमला लोलवी 4 ग्राम सुबह व शाम दे। नफ़ के शुकम की सूरत में हब्बे अलती 2 अदद, और हमरा जवारिश कमूनी 6 ग्राम बाद अज़ ग़िज़ा दे। तक़वियत मैदा के लिए जवारिश मुकव्वे मैदा या जवारिश आमला इस्तेमाल कराएं। और मुफर्रियात की सूरत में मुफर्रे शेकुल रईस, खमीरा गाँव ज़बा अंबरी मुकव्वे दिमाग के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं। और इसी तरह से मरीज़ को ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के लिए पूरा के पूरा 12 आवर करने की कोशिश की जाती है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेडिटेशन, योगा, ये तमाम के तमाम शामिल हैं। लास्ट हमारा सेगमेंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट, इलाज जदीद। उसको अगर देखा जाए तो सिम्टोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, और जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो डोमिनेंट सिम्टम्स रहती हैं वो तमाम का इसमें खुलासा आया हुआ है, और उस मुनासिबत से मॉडर्न में इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसहाल इसकी डोमिनेंट सिम्टम है, जैसा IBS तो है लेकिन उसमें डोमिनेंट सिम्टम अगर इसहाल या डायरिया हो तो उसमें मोटिलिटी को चेक करने के लिए या मोटिलिटी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए जो मॉडर्न में जो अपने कॉम्बिनेशन आता है या जो अपनी ड्रग जनरली यूज़ की जाती है, बहुत आमतौर पर मुस्तमल है, वो है लोप्रामाइड। ये लोप्रामाइड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करके इसहाल की जो सिम्टम है उसको डिक्रीज करती है। साथ में यही अपनी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के जो तबीयत अंदर जो तगय्युरात पैदा हो जाता है उसको नॉर्मल करने के लिए पॉलीस्टायरामाइन ये टैबलेट दोनों दी जाती है, बजरिया टैबलेट इसको ओरली दिया जाता है। तो ये IBS विद डायरिया अगर रहा, इसकी डोमिनेंट सिम्टम डायरिया रही,
तो इसमें इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को चेक करने के लिए लोप्रामाइड, प्रोप्रामाइड और कोलिस्टायरामाइन दी जाती है। दूसरी जो डोमिनेंट सिम्टम है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, अगर में डोमिनेंट सिम्टम अगर कॉन्स्टिपेशन हो, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि जो भी खिलते सफरा में ज़्यादा खिलते सफराई मिजाज के लोग, मर्द लोग ज़्यादा होते हैं और सफरा की वजह से हिद्दत पैदा हो जाती है और वो हिद्दत की वजह से वहाँ पर जो डोमिनेंट सिम्टम रहती है वो कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो सफरा भी खिल का गलबा रहा तो कॉन्स्टिपेशन सिम्टम ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसा भी देखने जाता है क्योंकि बलगमी और सफरावी का इम्तिजाज होने की वजह से दोनों सिम्टम कभी कभार साइमल्टेनियस भी चलती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया बोला जाता है। यहाँ पर अगर आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट सिम्टम हो तो उसके अंदर फिर मुलैयनात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लैक्टुलोज सबसे ज़्यादा सायरप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोडियम पिकोसल्फेट, जिसको हम क्रीमेलेक्स भी बोलते हैं, वो दी जाती है। लैक्टुलोज दिया जाता है और लिक्विड चारकोल दी जाती है। तो ये तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन के इसमें काम करती है। लैक्टुलोज, सोडियम पिकोसल्फेट, मिल्कॉप, मैग्नीशिया वगैरह वगैरह। अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ब्लॉटिंग और फ्लैटस या नफके शिकम उसके डोमिनेंट सिम्टम हो तो वहाँ पर प्रोबायोटिक्स दिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बहुत सारी ऐसी अद्वियाँ रहती है जिसमें सैक्रोमाइसिस बुलार्डिन, स्पोरलैक वगैरह ये उसके जिम्मे में आती है। कभी कभार उसके अंदर सिमेथिकॉन दिया जाता है। ये दोनों दवाइयाँ जो रहती है ये नफके शिकम को दूर करती है। इसके साथ साथ अगर एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ साथ, इससे पहले मैंने बताया जैसा कि ये जो बीमारी है जिसमें डोमिनेंट जो कॉज रहता है वो रहता है इज़्मिलाल और इज़्तिराब नफ्सानी, एंजाइटी और डिप्रेशन। और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ही सिम्टम एग्रीवेट होती है। तो जनरली मरीज में जो इसको नर्वस डायरिया नाम दिया जाता है, उसमें डॉक्टरों का रूट कॉज फंडामेंटल ये रहता है कि ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ही बीमारी में सिम्टम एग्रीवेट होती है। तो उनका बेसिक फंडामेंटल ट्रीटमेंट का जो एम रहता है, जो मोटो रहता है, वो रहता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा एमिट्रिप्टिलिन है और फ्लोरडाइज़ोपेक्साइड। ये जो दो दवाइयाँ रहती हैं ये अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुफर्रियात है, जैसा कि हमने इससे पहले यूनानी में मुफर्रियात, शेकोर, रईस वगैरह दिए थे। तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टिलिन वगैरह ये कंटिन्यूअस मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर इसका कोर्स रहता है। माना कि बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो मरीज को कंटिन्यूअस अरसे तक इरिटेट करते रहती है, मरीज बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन अगर इसके अंजाम मर्द प्रोग्नोसिस देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जहनी कश्मकश बाकायदा एकदम दूर होकर मरीज एकदम जहनी सुकून की तरफ उसकी पेशरफ्त होते जाती है, तो मरीज की सिम्टम्स भी जनरली कम होते जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज में सिम्टम बहुत ही कम नज़र आती है और मरीज बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करता है। लेकिन कुछ ऐसी रेड फ्लैग सिम्टम जिसको हम बोलते हैं, ऐसी भी अपनी सिम्टम्स जो कि ज़्यादातर अगर पाई जाती है, माना कि वो अपने आईबीएस में ही मौजूद होती है, आईबीएस के जैसी ही सिम्टम नज़र आती है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो सिम्टम अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो तो ये किसी बड़े मर्ज़ की तरह निशानदेही करती है। जैसा कि इसका ऑनसेट मैंने बताया, इससे अपने अशखास जिनकी उम्र 30 से 40 रहती है उनमें आईबीएस पाया जाता है। लेकिन कभी ऐसे तमाम इसके अलामत जो 50 साल के बाद वकूफ़ पज़ीर हो रहे हो और साथ में फिर एनीमिया, फीवर, हेमेटोचेजिया जिसको हम बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर इंटेस्टाइन के अपने किसी भी तरह की कोई उज़वी खराबी डेवलप हो जाए
और उसकी वजह से मेलिना डेवलप हो जाए, उसे हेमेटोचेजिया बोला जाता है। अगर वो डेवलप होता है, लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, डेफिकेशन कंटिन्यूअस रहते हैं, डेफिकेशन की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो ये जब सिम्टम्स वकू पजीर हो 50 साल के बाद, तो इसको हम रेड फ्लैग सिम्टम कहते हैं, जो कि ऐसे अपने अलामत रहती है जो किसी बड़ी बीमारी की तरफ इंडिकेशन करती है। इस वक्त जब ऐसी अलामत मिले तो मरीज़ को फ़ौरन फिर जो तंजीर दाखिली है, कोलोनोस्कोपी है, वो करा लेना चाहिए, एमआरआई करा लेना चाहिए, ताकि कोई आउट ग्रोथ का पता चल सके और फ़ौरन उसका बर वक्त इलाज हो सके। तो बेसिकली बहुत ही इरिटेटिंग डिसीज़ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी है। अलामात को अगर बर वक्त अगर आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की अपने करें और अपने आप को ज़हनी कशमकश से दूर रखें, तमाम इन चीज़ों का बाकायदा अपने एहतियाती तदाबीर में फ़वाक़ियात और ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो ये बीमारी अपनी बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म होकर मरीज़ एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है। तो बुनियादी चीज़ इस बीमारी में समझ लीजिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें माना कि इसहाल या कब्ज़ बहुत सालों तक चलता रहता है, लेकिन दो चीज़ें इसका सबब मालूम नहीं है और इसके अंदर साख्ती खराबी किसी तरह की कोई पाई नहीं जाती, और जस्ट ये इंटेस्टाइनल मोटेलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंटेस्टाइन जो कोलन है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, चाहे वो फूड की वजह से हो, चाहे वो एंजाइटी की वजह से हो, चाहे किसी भी तरह के मील की वजह से हो। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर मेवी तहरीकात के अंदर तगय्युर पाया जाता है, जिसकी वजह से मेवी तहरीकात अगर ज़्यादा होती है तो डायरिया, कम होंगी तो कॉन्स्टिपेशन, और पूरी एहतियाती तदाबीर और ट्रीटमेंट लंबे वक्त तक करने के बाद मरीज़ फिर से अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की तरफ वापस आ जाता है। होप कि आपको लेक्चर बाकायदा समझ में आया होगा। इसके बाद भी इंशाअल्लाह भी ये लेक्चर की सीरीज़ आज तो पहला है, इंशाअल्लाह आइंदा भी चलते रहेगी और इस तरह से लॉकडाउन में आपको सिलेबस को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।